नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं। जौनपुर में अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और इस वक्त उसी के घर के बाहर हम मौजूद हैं। आज 5वां दिन है, 30 तारीख को यह हत्याकांड होता है और अभी तक लगभग कहा जा रहा है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो लोग इसमें शामिल थे। लेकिन मैं सवाल आज विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। मैं अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये दोनों विपक्ष के नेता कहां हैं जो मंगेश यादव एनकाउंटर पर खूब बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। मंगेश यादव जो कि आरोपी भी था, जो कि उस लूट में शामिल भी था, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव उसकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन आज अनुराग यादव के साथ अखिलेश यादव क्यों नहीं खड़े होते? अनुराग यादव के लिए स्टैंड अखिलेश यादव क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि वो इस देश का नाम रोशन करने वाला लड़का था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था। अगर वो अच्छा खेलता तो जौनपुर का ही नहीं बल्कि प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करता। आज 5वां दिन है। मैं ज़रा तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ये खाली कुर्सियाँ इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कोई राजनेता यहाँ सिंपैथी देने नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह सजातीय मामला है, क्योंकि रमेश यादव ने अनुराग यादव की हत्या की है। अगर यही मसला किसी और जात से जुड़ा होता तो शायद अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते, राहुल गांधी भी यहाँ पर आ जाते और राहुल गांधी के जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय हैं वो भी यहाँ दिखाई पड़ जाते। मैं ये खाली कुर्सियाँ इसलिए भी आपको दिखा रहा हूँ कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद इसी तरीके से कुर्सी खाली नहीं थी, बल्कि कुर्सी पर बैठने वाले इतने ज़्यादा लोग थे कि कुर्सियां कम पड़ जा रही थी। 5वां दिन था, महीने भर का पूरा नेताओं का मजमा लगा। गगन यादव आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, यादवों का अपना नेता बताने वाले लोग आते हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है। जबकि यहाँ पर ना ही वो कोई अपराधी था अनुराग यादव, ना ही वो किसी भी ऐसी चीज़ में संलिप्त था कि उसका साथ ना दिया जाए। वो देश का होनहार लड़का था, कई बार उसने मेडल भी जीते थे और वो जौनपुरी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने वाला लड़का था। ये घर देखिए, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, सबकी आंखें पथरा गई हैं। न्याय की उम्मीद भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि सबकी यही मांग है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। कम से कम एनकाउंटर ना हो तो हाफ एनकाउंटर हो और ऐसी सज़ा दी जाए, एक नज़ीर प्रस्तुत की जाए, ताकि दोबारा इस तरीके की घटना का अंजाम देने से पहले कोई भी आदमी हो वो 100 बार सोचे कि इस तरीके से हमको किसी के साथ नहीं करना है। यहाँ अंदर पिताजी भी हैं, माताजी की हालत तो आपने देखी है, वो बोल नहीं पा रही हैं, पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ यहाँ गांव पड़ोस के जो लोग हैं वो यहाँ बैठे ज़रूर हुए हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राजनेता अगर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय वाकई में लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सामने आ जाए तो फिर किसी अनुराग यादव के साथ ऐसा नहीं होगा। मंगेश यादव के नाम पर चिल्लाने वाले, घड़ियाली आंसू बहाने वाले अनुराग यादव के घर आकर भी देखें कि अनुराग यादव के घर की स्थिति क्या है। 5 बहनें हैं, जिनमें से अभी शायद 3 बहनों की शादियां भी होनी है। बाप बेचारा बहुत परेशान है, क्योंकि उसका जवान लड़का चला गया जो शायद आगे चलकर उसके घर को आगे ले जाता और घर के पूरे खर्च को उठाता। यहाँ पर एक वकील साहब है, वही वकील साहब है जिनको पहले मारने के लिए तलवार लेकर रमेश यादव दौड़ा था, वो भाग जाते हैं और फिर अनुराग यादव को निशाना बनाया जाता है। उन्हीं से बातचीत करेंगे हम। आपका नाम बताइए पहले आप। रामजस यादव। रामजस यादव, उस दिन आपके सामने ही सब कुछ हुआ था, आपको ही मारने के लिए रमेश यादव दौड़ा था, क्या कुछ हुआ था ज़रा बताएंगे आप? उस दिन जैसे कोई घटना वगैरह नहीं तो कोई विवाद वगैरह नहीं था, या कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जिस की वारदात हुई ही नहीं थी। सिर्फ हम और मेरा चचेरा भाई सुबह ही देखेंगे आप इसी रास्ते से जा रहे थे। वो निकले थे खेत पे जाने के लिए, वो भी ब्रश कर रहा था, मैं भी दातून करते निकले थे और रास्ते में देखेंगे वो 1-2 ईंट पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ था रास्ते पे, उसी को वो साइड करने लगा। अच्छा। तो मुख्य आरोपी है जो वो घर में अपने बैठा था, वो देखता है तो वो मना करता है, क्या है वहाँ से ईंट वगैरह मत हटा। तो मैं भी विवाद से बचने के लिए इसको मना कर देता हूँ कि भाई तुम ईंट मत हटाओ, जाने दो चलो। इतना कह के वो क्या करता है, सीधे भाग के अपने पीछे वाले घर में जाता है, वहाँ अपने परिवार के सदस्यों को बुला लाता है और सभी लोग खुद हाथ में तलवार लिए, बाकी जितने परिवार के सदस्य उनके भी हाथ में धारदार हथियार, तलवार, गड़ासी और असलहे से लैस होकर के। कितने लोग थे? कुल मिला के 5 लोग थे। 5 लोग थे। सभी लोग वहाँ से ललकारते हुए दौड़ते हुए आते हैं, जिसमें मुख्य आरोपी 10 कदम आगे था उन लोगों से। तो मैंने भी सोचा कि देखते हैं, हो सकता है डराने के लिए आ रहा हो। थोड़ा करीब तक जब आ गया
तो मैंने छोटे भाई को बोला कि भैया तू भाग जो नहीं मार देगा। ये घर के जस्ट करीब था, ये भाग के इधर आ गया और वो मुझको पाया तो मुझको दौड़ा लिया मारने के लिए। सामने देखेंगे आप, वहाँ विद्यालय है, मुझे विद्यालय तक दौड़ाया, नहीं पाया तो वहाँ से वो रिटर्न आने लगा। लेकिन इसी घटनाक्रम को देखने के लिए मेरा भाई फिर रिटर्न चला गया कि हो सकता है उधर भैया को मार न दे। ये देखने के लिए जैसे ही वो जाता है, रोड पर पहुँचता है, तब तक उसके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं इसको घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो उसका मूवमेंट थोड़ा सा इस तरफ हो जाता है, इनके जो और हमलावर थे उनकी तरफ, वो उसके तरफ ध्यान नहीं दे पाता जो आपको दौड़ाया था, जो मुझे दौड़ाया था। और वो उधर से दौड़ते हुए आता है और पीछे से इसके गर्दन पर उसी तलवार से वार करता है। एक ही बार में सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये घटनाक्रम रहा, जबकि कोई बाता कहानी नहीं, ना कोई विवाद भी नहीं। मतलब उस दिन जिस दिन ये घटनाक्रम होता है उस दिन कोई विवाद नहीं होता है। ये पहले से सोची समझी साजिश थी, पूरी स्क्रिप्ट थी, उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा था। मेन निशाना इनको बनाया जा रहा था, लेकिन लौटते वक्त जब कहते नहीं कि उसके हाथ कुछ लगा नहीं तो बाद में अनुराग यादव का गला उसने काट दिया। आपको लगता है कि जिस तरीके से, कि मंगेश यादव पे ये सब सवाल मुझे नहीं करने चाहिए आपसे क्योंकि आप खुद ही परेशान हैं, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि मंगेश यादव की खबर कवर करने जब लोग गए थे तो वहाँ कम से कम महीने भर तक मजमा लगा हुआ था। सारे यादव नेता, गगन यादव हों, अखिलेश यादव हों, अजय राय हों, बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक आ रहे थे, जबकि वो एक अपराधी ही था क्योंकि वो शामिल था उस डकैती में, कहीं ना कहीं उसका तार जुड़ा हुआ था। इनकाउंटर गलत हुआ इस पर सवाल हो रहे थे, लेकिन वहाँ लोग पहुँचे। यहाँ एक ताइक्वांडो खिलाड़ी है, आपका भाई है, वो देश का नाम रोशन करता, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये मामला जो है एक ही जात या समुदाय का, जिस तरह से हमने देखा माननीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया है कि नहीं पीडीए मारा जा रहा है, तो सत्ता पक्ष का जवाब भी आया है कि पीडीए मार रहा है। इसलिए हमें लगता है कि इसी वजह से जो भी राजनेता है या छोटे हैं या बड़े हैं, ये लोग इसी वजह से नहीं आना चाहते हैं या उनके मन में कुछ और चल रहा हो। लेकिन अपराधी की कोई धर्म और जाति नहीं होती, अपराधी तो अपराधी होता है और जो पीड़ित परिवार होता है वो पीड़ित होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है। आप पीड़ित है, अगर कोई और जात के होते हैं, आपके साथ प्रताड़ना हुई तो नेताओं को तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें जाति कहाँ से आ जाती है? तो अगर जाति नहीं आती तो पीडीए का मतलब ही क्या रह गया कि भाई जाति को ही तो टारगेट करके पीडीए बना दिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नहीं पीडीए मारा जाता है, सत्ता पक्ष कहता है नहीं पीडीए मार रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि अपराधी का, तो अपराधी होता ही है। बिल्कुल। तो जैसा हमें बताया गया उस दिन, घटना के दिन, कप्तान साहब द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, कि अगले 3 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि कहा था कि हम इनकाउंटर भी करेंगे, बुलडोजर एक्शन भी होगा। लेकिन 3 दिन की बात छोड़िए, आप 5 दिन बीत गए, आज 5वां दिन है और अभी तक धरातल पर कोई एक्शन नज़र नहीं आया। अच्छा, ये जो पूरा इसका 7 बीघे का जो चक है, ये पूरा जो है मतलब ग्राम समाज की जमीन है? पूरा ग्राम समाज नहीं, ये बंजर वर्ग है। इसमें कुछ आबादी है, कुछ ज़मीन हमारे दादा के नाम आवंटित हुई है पट्टे के रूप में, कुछ इसमें चकाउट है कुछ लोगों का, नवीन परती भी है। तो इस तरह से है। तो जो विवादित ज़मीन थी, हमने कई प्रार्थना पत्र 2023 में भी, 24 में भी, कप्तान साहब, जिलाधिकारी महोदय, उसके बाद IGRS पर भी हमने डाला था कि जो विवादित ज़मीन है उसको जो है वो बंजर वर्ग की है, उसको खाली करा करके सरकारी कार्य में इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से विवाद ही खत्म हो जाए। लेकिन इस पर हुआ क्या कि एक बार लेखपाल आया, मुझसे संपर्क किया, कहा ऐसा है वकील साहब कि अब प्रार्थना पत्र आप दे रहे हैं, सबसे पहले आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमने उससे कहा कि भाई ठीक है, मेरे ही खिलाफ कार्रवाई कर दो, अगर लिखित में चाहिए तो मुझसे लिखित में भी ले लो, मेरे खिलाफ करो कार्रवाई उस विवादित ज़मीन के संबंध में। उसके बाद कुछ किया नहीं, वो अपोजिट पार्टी से अच्छा खासा पैसा पाया और चुपचाप निकल गया। मतलब ये अनुराग यादव की हत्या के पीछे भ्रष्टाचार भी बड़ी वजह मानी जा सकती है? देखिए, शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा, राजस्व विभाग भी पूरी तरह से फेल रहा। इसलिए क्योंकि हमने कई प्रार्थना पत्र IGRS पर भी डाला था 2023 में, 24 में, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। लेकिन
जब उस पर भी कार्रवाई नहीं कर पाए ये लोग, तो हमने ये डिसाइड किया कि इस विवाद को ख़त्म करने के लिए जरिए ग्राम प्रधान से ही संपर्क करके इसको समाप्त कर सकते हैं। हमने वर्तमान प्रधान ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को बुलाया, कहा कि भाई इसका समापन करवा दीजिए किसी तरह से, हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाए, क्योंकि न प्रशासन सुन रहा है न राजस्व विभाग सुन रहा है। तो उन्होंने मध्यस्थता की, यहाँ तक कि जितनी टोटल विवादित ज़मीन थी, जितने का वो दावा कर रखा था, उसको इन्होंने दिला दिया। अब आप देखेंगे उस जगह को, वो वहाँ पे नींव पड़ी हुई है, यानी उसके अंदर जो है टोटल विवादित ज़मीन आरोपी पक्ष को दे दिया गया था। उस ज़मीन से न कोई वास्ता सौरोकार मेरा रह गया था, न ही अनुराग का था। अब वहाँ पर क्या होता है कि उसको जो आगे की ज़मीन देखेंगे, मेरा बगीचा है, सामने छोटा सा तालाब बनाया गया है जो सब आराजी नंबर में बना हुआ है। अब वो उस पर जाकर के एक सिविल सूट दाखिल करता है माननीय न्यायालय में, कहता अब उसको भी मुझे दे दो। अच्छा, इसलिए जो है ये विवाद बढ़ता चला गया। जो पट्टे की ज़मीन थी वो भी चाह रहा था, वो भी चाह रहा था। इतने नहीं, पास पड़ोस के ऊपर वो दर्जनों मुकदमे कर रखा है। आपने कॉपी दिखाई थी, 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया था उसने 156(3) के 156(3) में 18 लोगों को आरोपी बनाया है। अब आप ही सोचिए, अगर 18 लोग उसको मारेंगे तो क्या वो जिंदा बचेगा? अगर नहीं मारते हैं या दौड़ाते हैं, गाली गलौज करते हैं, हल्की फुल्की चोटें आती हैं, तो उसका लड़का खुद पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है, तो क्या उसका FIR या NCR भी न लिखा जाता? उसको 156(3) करने की क्या आवश्यकता थी? ये बड़ा सवाल है। तो ये कहीं ना कहीं राजेश यादव जो उसका बड़ा लड़का है, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है, उसी का पूरा ये उसी के द्वारा ये एक तरह से स्क्रिप्ट तैयार की गई थी कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। बाकी हम इस डिपार्टमेंट में हैं तो देख लेंगे हमारा। तो अब आप समझ सकते हैं कि वकील साहब ने सीधे तौर पर बताया कि वो सारा जो कुछ भी हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बातचीत होती है फ़ोन कॉल्स पे, इसीलिए शायद गिरफ्तारी भी हो गई है राजेश यादव की, जो कि SI है। अब आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल वहीं पर अटका हुआ है कि आखिरकार सजातीय मामला हो जाने के बाद ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो आखिरकार जनता को सिर्फ वोट बैंक क्यों समझते हैं, वो जनता को जनता क्यों नहीं समझते, और समझते हैं तो फिर उनके सुख दुख में खड़े क्यों नहीं होते, ये सवाल बरकरार है।